जी स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा एफएससी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 जिसके प्लांट पोर्शन के हवाले से। और ये हमारा आज का टॉपिक बनेगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जिसमें हम इसके आगे देखते हैं। पहले पेज पे देखिए, सबसे पहले उन्होंने दिया है ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी है। अब देखें, जैसे कि हम लोग ना मल्टी सेलुलर हैं, हमारी बॉडी कॉम्प्लिकेटेड है। सेल्स से फिर टिश्यू, टिश्यू से फिर आर्गन, और आर्गन से फिर मिलके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। और दूसरा, हमारी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है स्किन ने। अब स्किन की जो एपिडर्मस है वो स्पेशली इन ह्यूमन वो डेड लेयर है। क्लियर। तो अब दूसरा, हमारी बॉडी का जो अब देखें, जानदार हैं हम लोग, हमारे हर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हर सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन भी हो रही है। अब जब उसके एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है तो उसके लिए हमें फ्यूल चाहिए एज अ फूड। क्लियर। और अब हर सेल इन्वायरमेंट से डायरेक्ट फूड नहीं ले सकता, तो इसलिए कुदरत ने हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम बनाया है, जिस सिस्टम को यूज करते हुए वो सिस्टम फूड मॉलिक्यूल को बॉडी के तमाम सेल तक पहुंचाएंगे, और उसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए, अब नीचे देखें सेकंड पैराग्राफ के अंदर, यहाँ पे हमारी बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम है वही हमारे क्या एक तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी रोल प्ले करते हैं। हाँ, स्पेशली हमारे दो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और लिम्फेटिक सिस्टम है, लेकिन बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम है जो उनके साथ रिलेट करेंगे। अब मटेरियल की जो मूवमेंट है वो डिफ्यूजन के जरिए भी होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए भी, ऑस्मोसिस के जरिए भी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी, एंडोसाइटोसिस के जरिए भी, और एक्सोसाइटोसिस के जरिए भी। अब आप लोग इन दो पैराग्राफ को रीड करें, इसमें से अपना पॉइंट पूछें। सर इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं है तो पहले से ही है। ये समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, नीड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये वही बात है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि हर सेल तक न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंचाने होते हैं, तो वो किसी न किसी सिस्टम के जरिए ही जाएंगे। ये रीड करें अब आप लोग, इसमें से अपना पॉइंट पूछें। सर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या रिलेशन है? डिफ्यूजन किसी भी मटेरियल की हायर से लोअर की तरफ जो मूवमेंट है उससे डिफ्यूजन कहेंगे। और अगर इस वक्त डिफ्यूजन में अगर हम पानी के मॉलिक्यूल की डिफ्यूजन की बात करेंगे तो क्या होगा, पानी ज़्यादा से कम की तरफ मूव किया, दिस इज़ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। और पानी की डिफ्यूजन को ही ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल की डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करता है, बाकी किसी मटेरियल की होगी तो वो जनरल डिफ्यूजन होगी। अगर सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल होंगे डिफ्यूजन में तो वो ऑस्मोसिस कहलाएगा। अगर पानी के मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा रहे हैं इसको कहेंगे एंडोऑस्मोसिस। अगर पानी के मॉलिक्यूल सेल के अंदर से बाहर आ रहे हैं तो एक्सोऑस्मोसिस। और एंडोऑस्मोसिस की वजह से प्लांट सेल के अंदर क्या चीज पैदा होता है, टर्गर प्रेशर। और एक्सोऑस्मोसिस की वजह से वहां पे वो सेल फ्लैसिड हो जाते हैं। सर ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन की कंपल्शन है ना? जी जी, वो एक्सपेंड करेगी एंडोऑस्मोसिस में।
नहीं, मैं कह रही हूँ कि सर डिफ्यूजन तो किसी भी उसमें होती है ना, लेकिन ऑस्मोसिस में परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर मूवमेंट है उसको कहेंगे। जी दोबारा बताएं, मुझे समझ नहीं आई। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डिफ्यूजन तो वैसे भी हर उस पे होती है ना, जैसे हम एक परफ्यूम का भी अगर स्प्रे करते हैं तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो की तरफ मूव करेगी। बट जैसे ऑस्मोसिस की बात करें तो वाटर की मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल जी मेम्ब्रेन जी हाँ हाँ, ही होती बिल्कुल बिल्कुल। ऑस्मोसिस में पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा से कम की तरफ होंगे, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। समझ आ गई? ऑस्मोसिस की ज़्यादा से कम की तरफ तो होगी, लेकिन थ्रू परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ आ गई सर। सर ये पैराग्राफ हो गया, आगे चलिए। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, देखिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में सबसे पहले जो रोल प्ले करती है वो करती है रूट। रूट सिर्फ पौधे को जमीन के अंदर एंकर नहीं करती, जकड़ के नहीं रखती, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करती है और पानी को भी एब्जॉर्ब करती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट नीडेड बाय प्लांट: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या चीज़ होगी असल, मिनरल्स। देखिए लाइट फोटोसिंथेसिस को कैरी करती है, और बाकी जो न्यूट्रिएंट है, पानी और बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको रूट एब्जॉर्ब करती है। और जितनी ज़्यादा रूट के ऊपर उसकी ब्रांचेज होंगी, रूट हेयर्स होंगे, उतनी ज़्यादा रूट क्या करेगी, पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी। रूट हेयर्स होती हैं, ये वही जगह है जहाँ से पौधे क्या करते हैं, पानी को और मिनरल्स को, एंड मिनरल्स को उनकी अपटेक यहाँ से रूट के ज़रिए होती है। और प्लांट है, पानी को, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट एनर्जी लेके ग्लूकोज वगैरह बनाते हैं। और जो बाकी जो मिनरल्स हैं जो रूट हेयर्स के ज़रिए एंटर होते हैं एपिडर्मल सेल। अब देखिए जो एपिडर्मल सेल्स हैं, इनकी एक्सटेंशन, इनके बड़े हुए हिस्सों को ही रूट हेयर्स का नाम देते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन करके, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके क्या करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें से पूछें आप लोग, ये जो ऊपर वाला ये वाला जो टॉपिक है हमारा, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड वाटर, यहाँ तक पूछे, मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय रूट से पहले तक। ये जो सामने स्क्रीन पे पहला, दूसरा, तीसरा ये जो पैराग्राफ नजर आ रहे हैं, इसमें से पूछें आप लोग अपना पॉइंट। सर जितना वाटर एब्जॉर्ब होगा उतनी ही ज्यादा मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होगी। क्या चीज़ है, जितना ज्यादा पानी होगा? जी सर, मैं कह रही हूँ कि जितना वाटर एब्जॉर्प्शन होगी उतनी ही नहीं, मिनरल लाजमी एब्जॉर्प्शन नहीं है। ज्यादा। अब देखे ना, बाज औकात जमीन के पानी तो दे दिया, लेकिन जमीन के अंदर मिनरल की कमी है, तो पौधे क्या करेंगे, पानी तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन मिनरल एब्जॉर्ब नहीं हो गए उतने। सर ये इसी पेज पे जो थर्ड वाला येलो बॉक्स है इसको समझा दें, ये इसी से रेलेवेंट है। येलो वाले, जी, इस ऊपर वाले पीले बॉक्स में वो कह रहा है कि रूट्स जमीन के अंदर मौजूद है, पानी मिनरल्स को जज़ब करती है। जो रूट की जो रूट हेयर्स हैं, वो उसका कितना इस काम को बढ़ा देती है, एब्जॉर्प्शन को, एरिया को, 67%। देखिए रूट से मोटी ब्रांचेस, पतली ब्रांचेस, मजीद उनकी थिन ब्रांचेस होंगी, लेकिन सबके एंड पे क्या होंगे, बारीक बारीक बाल से होते हैं। तो वो जो बारीक बाल हैं, वो रूट हेयर्स हैं, वो रूट का एब्जॉर्प्शन एरिया कितना बढ़ा देते हैं, 67% तक। उसके बाद है प्रोसिपस ट्रीज। अच्छा, एक होता है ना अकेशिया नीलोटिका, ये तो होगा कीकर, वो जो दरख्त की शक्ल में, और रोड के आसपास जो खड़े होते हैं जंगली कीकर वगैरह ब्रांचेस वाले, उन्हें उन्हें उनको कहते हैं प्रोसिपस। ये कौन सा प्लांट है,
लेगुमिनेसी फैमिली का है जिसपे फलियां लगती हैं। इसकी जो रूट है जमीन के अंदर कितनी गहराई तक जाती है? तकरीबन 50 मीटर तक। क्लियर? हेलो? यस सर। सर समझ आ गई। Yes, sir. Third one. आगे मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। सर तीसरा जो येलो बॉक्स है। तीसरा कौन सा? ये बड़ा येलो बॉक्स। जी सर। आप लोगों को ये, हाँ, ये इन्हीं दो पैराग्राफ के साथ है। ये देखें, पहले इसको, इन दो को पढ़ के फिर इसकी तरफ आते हैं। देखें, मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय the minerals available to plant for absorption are dissolved in the soil water। अब देखें, प्लांट जो जमीन से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल भी वही एब्जॉर्ब होंगी जो पानी में हल होंगी। देयर कंसंट्रेशन वेरी अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी एंड एसिडिटी ऑफ सॉइल। अब समझ आ गई इस बात की? जमीन की जितनी ज्यादा यस सर आ फर्टिलिटी गई। होगी उतने ज्यादा, मत समझो, जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। बिसाइड अदर फैक्टर, व्हेन द सॉइल मिनरल आर नॉट इन सॉल्यूशन बट आर बाउंड बाय आयनिक बॉन्ड्स टू सॉइल पार्टिकल, दे आर नॉट अवेलेबल टू प्लांट। अगर ये पानी में हल नहीं है सॉल्यूशन फॉर्म में, जमीन के जर्रात के साथ ये मौजूद है, जकड़े हुए हैं, तो रूट हेयर इनको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये बात समझ आई आप लोगों को? देखिए, फ्री फॉर्म में चाहिए हमें यस मिनरल्स। सर। और उसके बाद आगे देखें, व्हेन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज अप्लाइड टू सॉइल। इनऑर्गेनिक ये जो बाजारों में खादें मिलती हैं, ऑर्गेनिक ये हैं गोबर वगैरह, गले सड़े पत्ते वगैरह हो गए। तो द मिनरल्स आर एब्जॉर्ब प्राइमरीली एज इनऑर्गेनिक आयंस। तो मिनरल्स को किस शक्ल में एब्जॉर्ब करते हैं? पानी में हल होंगी, मट्टी जब खाद डालते हैं, मट्टी में पानी होता है, डिजॉल्व होंगी, इनऑर्गेनिक आयंस बनते हैं, उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं। The rate of absorption of each mineral by root is essentially independent of rate of absorption of water। या पानी देखें, जो आयंस वहां से एब्जॉर्ब होंगे, किसी भी मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन है वो पानी के बराबर नहीं होगा। पानी अपने हिसाब से एब्जॉर्ब होगा, मिनरल अपने हिसाब से एब्जॉर्ब होंगी। Each mineral move into root as a rate determined by such factor as its concentration both inside and outside of the root। अब जो मिनरल एब्जॉर्ब करेगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा भाई ज़मीन के बाहर कितनी मिनरल है और प्लांट के अंदर वो मिनरल कितना है। अगर प्लांट के अंदर उसकी मिकदार ज़्यादा है, मैक्सिमम है, रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, तो वो कम एब्जॉर्ब करेगी उस मिनरल को। अगर बाहर ज़्यादा है, पौधे के अंदर कमी है, तो पौधा क्या करेगा? भाई मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करूँ। ये बात लिखी हुई है जी। और पूछे इस येलो पैराग्राफ में, येलो बॉक्स में से अपना पॉइंट। सर उनको अगर ऑर्गेनिक भी मिलेंगे और इनऑर्गेनिक भी, तो वो इनऑर्गेनिक को ज्यादा उस फॉर्म मिलेंगे ना, आयंस फॉर्म में। जी बिल्कुल। सर ऑर्गेनिक फिर? ऑर्गेनिक जो है वो भी डिजॉल्व होंगी ना। देखिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है यूरिया वगैरह, फलां जो अदर चीज ना, यूरिया नहीं दूसरी, देखिए उनकी डिकम्पोजिशन भी होनी है, उनको भी आयंस की शक्ल में ही एब्जॉर्ब किया जाएगा। ऑर्गेनिक है और या इनऑर्गेनिक है, इनकी ब्रेक डाउन वगैरह होती है,
उनको सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जाता है, उनको फिर ये एब्जॉर्ब करता है। अभी तो ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया और ये फंगस है। कहते हैं ना कि जिस पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, अच्छी उसी की होगी जिसके रूट के आसपास फंगस होगा। तो वो फंगस क्या करते हैं, इनको डिकम्पोज करते हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को भी इनऑर्गेनिक में। सर ये जो प्लांट हैं फिर ये अपने नीड के मुताबिक ही लेंगे ना इनसे जी मिनरल, बिल्कुल, अगर प्लांट में ज्यादा। जी बिल्कुल। सर इसकी समझ आ गई। आगे चलते हैं। पैसिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन बाय रूट, रूट के जरिए जो मिनरल्स पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये कौन कौन से प्रोसेस इसमें यूज होंगे। देखिए, द अपटेक ऑफ मिनरल बाय रूट सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैसिव अपटेक एंड एक्टिव अपटेक। दो ही तरह से जा सकते हैं मटेरियल रूट के अंदर, जिसमें एनर्जी यूज नहीं होगी और जिसके मूव होने में एनर्जी यूज होगी। क्लियर। A combination of passive uptake and active uptake involving the use of energy in the form of ATP। उसके बाद आगे क्या, द पैसिव अपटेक इन्वॉल्व डिफ्यूजन एंड मिनरल दे आल्सो मूव डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा टू सेल ऑफ कॉर्टेक्स एपिड एंडोडर्मस पेरिसाइकिल एंड देन सैप इन जाइलम। फ्रॉम हेयर दे आर पुल्ड अप बाय ट्रांसपायरेशन पुल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अच्छा, आप लोगों को किसी रूट का क्रॉस सेक्शन आता है कि सबसे बाहर कौन सा स्ट्रक्चर है, फिर दरमियान में और एंड में जाइलम की तरफ जाते हैं। सर फर्स्ट पे एपिडर्मिस है ना, रूट एयर से एपिडर्मिस, उसके बाद है कॉर्टिक्स जो ब्रॉड रीजन है, फिर कॉर्टिक्स में के बाद एंडोडर्मिस, उसमें फिर एंडोडर्मिस में जो है रुकावट आती है थोड़ी सी, उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, हाँ फिर जी। उसके और बाद पेरिसाइकल, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम। सबसे बाहर क्या होगा, सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी, अंदर क्या होगा फिर। उसके बाद एपिडर्मिस के बाद कॉर्टिक्स होगा, कॉर्टेक्स होगा और फिर उसके बाद अंदर की तरफ एंडोडर्मिस, और उसके एंडोडर्मिस के बाद अंदर पेरिसाइकल, पेरिसाइकिल और फिर अंदर में फ्लोएम और सेंटर में जाइलम। सेंटर में जाइलम होगा। जी बिल्कुल। अब जो पेरिसाइकिल है, ये यूनिसेलुलर लेयर है जो जाइलम और फ्लोएम को कवर करती है, यानी वास्कुलर टिश्यू को कवर करती है। तो जो चीज़ भी जाएगी, अब देखें प्लांट सेल आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, इनकी मेम्ब्रेन में जो छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसके ज़रिए एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेशन करेगा, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट ले देगा, उन सुराखों को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। यस सर। अब ये डिफ्यूजन है, पूछें इसमें से आप लोग। सबसे पहला प्रोसेस आएगा डिफ्यूजन। Diffusion of ion along the water is also take place by mass flow along the apoplast pathway. Ions moving in apoplast can only reach the endodermis where Casparian strips। अच्छा, एंडोडर्मस के ऊपर भी लेयर होती है सेल्स की, कास्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। एंड फर्दर प्रोग्रेस
to across the endodermis, ions must pass by diffusion or active transport into endodermal cell, फिर वो उनके साइटोप्लाज्म से होते हुए जाइलम में जाएंगे और जाइलम के जरिए फिर होते हुए ये कहाँ जाएंगे, अपर पार्ट्स की तरफ। सर इसी में ना एक क्वेश्चन था, जी जी पूछें। जो एपिडर्मिस में ना ज्यादा जिसमें वाटर मूव कर रहा होता है तो वो एपोप्लास्ट ही है, लेकिन एंडोडर्मिस में ज्यादा सिम्प्लास्ट में हो रहा था। जी जी, इसमें ना ये है कि ये या इसमें ना मैं आपको बताऊं, सबसे पहले पानी एंटर होगा रूट हेयर्स में, ठीक है, रूट हेयर के बाद जाता है एपिडर्मस के सेल में, एपिडर्मल वाले सेल से होके जाएगा कॉर्टेक्स में और फिर ये पहुंचता है एंडोडर्मस में पानी। तो यहाँ तक इसके ना 3 पाथवे हैं खास तौर पे, या तो ये सेल वाल से होता हुआ जाएगा एंडोडर्मस तक, तो ये कहलाएगा एपोप्लास्ट। अगर ये एक सेल से अगले सेल में साइटोप्लाज्म से होता हुआ जा रहा है, हर सेल के प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में एंडोडर्मस तक चला गया, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, सिम्प्लास्ट। अगर ये वैक्यूल वाले में से होता हुआ जाएगा तो उसे कहेंगे वैक्यूलर पाथवे, ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। सर हो गया है। और एंडोडर्मस के पास जाएगा ना जिस वक्त ये, वहां से फिर ये हो जाएगा आगे सिम्प्लास्ट सिर्फ। यस सर। सर उसमें फिर कॉस्पेरियन स्ट्रिप्स आएंगी ना। हाँ जी, सर फिर उसमें ना जो है फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही सिम्प्लास्ट में इंटर होगा या पैसिव से। आगे ही उसमें जाएगा ये सिम्प्लास्ट में। सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मतलब उसमें होगी नहीं नहीं नहीं, या एक्टिव सिंपल पैसिव। एक्ट नहीं नहीं नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो सिर्फ आइंस के लिए है, पानी वगैरह तो ऑस्मोसिस के जरिए ही जाएगा, पानी की मूवमेंट में कहीं पर भी एनर्जी खर्च नहीं होगी। ओके सर। बाकी लोग, आप लोग तो चुप हो गए हैं, बाकी तो समझ आ गई इसकी। सर आ गई है इसकी। ये देखें, ये डायग्राम से ये सारा क्लियर हो जाएगा। ये देखें, सॉइल पार्टिकल वाटर है, यहाँ से पानी किस में एंटर हो रहा है, रूट हेयर में, एंडोडर्मस के सेल को क्रॉस किया, कार्टेक्स के सेल को क्रॉस किया, एंडोडर्मस में चला गया, फिर देखिए आगे ये कास्पेरियन स्ट्रिप्स है, ये सफ़ेद, और ये क्या है, जाइलम के सेल है। आगे ये किस में हो जाता है पानी, एपोसिम्प्लास्ट, जाइलम में जाएगा और फिर ये ऊपर जाएगा। और जो पानी की ट्रांसपोर्ट है ये यूनिडायरेक्शनल है, रूट हेयर से सेल से होती हुई जाइलम, जाइलम से होती हुई पत्ते के सेल में। ये समझ आ गई। सर आ गई है बिल्कुल। आगे उसके बाद ये देखें, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते, some nutrients are carried from soil to the epidermal cells of roots through their cell membrane by facilitated diffusion. In this type of diffusion, carrier molecules within cell membrane transport nutrients across
across the membranes. The carrier molecules are protein which are present within cell membrane of epidermal and other root cells. कुछ मॉलिक्यूल जो इजीली देखें जिनका साइज बड़ा होता है वो इजीली मूव नहीं करते, हालांकि उनकी ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी भी खर्च नहीं होनी, तो वो सेल मेम्ब्रेन में लगी हुई प्रोटीन्स के साथ अटैच होती हैं। प्रोटीन अपने आप को थोड़ा थोड़ा सा डाइवर्ट करती है और मटेरियल को अंदर धकेल देती है, ऐसे जैसे एक दरवाज़ा है ना, आपने खुद नहीं आना, अब जब दरवाजे के साथ आप आगे लग गई, दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलेगा तो दरवाज़ा आपको भी खींच लाएगा अंदर की तरफ। तो ये क्या होती है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, किसी दूसरे के साथ अटैच होके अंदर की जानिब आना। सर समझ आ गई इसकी। सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो होगी ना एनर्जी खर्च? जी जी, उसमें तो साफ, उसमें तो होगी, ज़रूर होगी। अच्छा, आगे अब ये बात कर रहा है किसकी? अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट। ये वही है जो अभी हमने ये डायग्राम को एक्सप्लेन देखा, इसी को नीचे एक्सप्लेन करेगा। समझ आ गई इस बात की? ये वही बात कर रहे हैं। सर आगे चलते सर आ हैं। गई। ये देखें, अब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, वैक्यूलर की। ये देखें सॉइल पार्टिकल, रूट हेयर। अब ये देखें पानी कहाँ से होके जा रहा है? सिर्फ सेल वाल से। ये एपिडर्मस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मस है, पेरिसाइकल है, जाइलम है। क्लियर? अब ये पानी किस में एंटर हुआ? रूट हेयर में, उसकी सिर्फ वाल से होता हुआ एपिडर्मस के सेल वाल से जा रहा है। ये जो ब्लैक लाइन है ये कॉर्टेक्स के सेल से, उसकी वाल से। अब ये कहाँ आ गया? एंडोडर्मस में। यहां से ये कौन सा पाथवे ले लेगा? सिम्प्लास्ट। क्लियर हुआ? यस सर। सेम आगे किसकी बात करेगा फिर वो? वह इसकी, ये एपोप्लास्ट था, दूसरा उसके साइटोप्लाज्म से होता हुआ जा रहा है। ये हमारे पास क्या होगा? सिम्प्लास्ट। ये जो सफेद लाइन है ये इसके वैक्यूल से होता हुआ पानी जा रहा है, और आगे जाके ये भी क्या हो जाएगा? सिम्प्लास्ट। तो ये क्या कहलाएगा फिर? वैक्यूलर पाथवे। सर इसकी तो समझ आ गई है इस टॉपिक। ये आ गया हमारे पास वाटर पोटेंशियल। सर ये बहुत कंफ्यूज करता है टॉपिक, मुझे तो मिक्स ही हो जाते हैं इससे। अगर कोई क्वेश्चन है जी जी, ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें हो जाते हैं। मैं समझाता हूँ इसे। देखिए, सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल possess kinetic energy, which means that in liquid or gaseous form they move about rapidly and randomly from one place to another। कि पानी जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है ये एक अहम फैक्टर की वजह से जाता है जो उसके अंदर होती है,
वो है इसकी एनर्जी। सो ग्रेटर द, जितने ज्यादा पानी के मालिक्यूल होंगे उतनी ज्यादा उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका वाटर पोटेंशियल। अब ये है साई, ये जो तीन एंगल की तरह बनी हुई है डायग्राम से, साथ छोटा सा हम डब्ल्यू लिखेंगे, ये क्या होगा, वाटर पोटेंशियल। यानी जितनी ज्यादा पोटेंशियल मुराद है उसकी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होती है मूवमेंट की वजह से। देखें, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपके पास ना एक गिलास में सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल है, और एक गिलास में पानी में आपने ना कुछ चीजें हल की हुई हैं, दोनों गिलास को ना आप फर्श के ऊपर उंडेल दें, तो कौन सा लिक्विड जल्दी आगे जाएगा? सर जो सिर्फ वाटर जिसमें होगा, देखिए, जितना पानी होगा ना प्योर उतनी वाटर हो। ज्यादा वो मॉलिक्यूल हरकत करेंगे, उतनी ज्यादा उसमें क्या क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। यहां तक समझ आ गई? इस पैराग्राफ को आगे फिर सर मैं आगे। पढ़ते हैं, पहले मैं कुछ बातें आपसे इससे डिस्कस कर लूं। ये काइनेटिक एनर्जी समझ आ गई पानी के मॉलिक्यूल की, और ये सिर्फ इसको क्या कहेंगे, वाटर पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर? सर आगे इसके तो। अब एक तरफ पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा है, 100 मॉलिक्यूल है, एक तरफ पानी के मॉलिक्यूल 50 है, तो किस तरफ वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा? सर जिसमें 100 होंगे। एग्जैक्टली तो अब यहां से हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन यूं भी कर सकते हैं कि पानी हमेशा अपने ज्यादा वाटर पोटेंशियल वाली जगह से कम पोटेंशियल वाली जगह की तरफ जाता है। समझ आ गया? जी सर। अच्छा, अब आपने ना क्या किया, आपके पास जो गिलास था, एक गिलास, उसमें 100 पानी के मॉलिक्यूल थे। अब आपने कहा मैं ना इसके वाटर पोटेंशियल को थोड़ा सा कम करूं, तो आपने साल्ट कुछ उठा के उसमें मिक्स कर दिया। ठीक है? हेलो? सर समझ आ रही है। तो आपने उसमें किसका इजाफा कर दिया, सेल्यू सेल्यूट पोटेंशियल का, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सर। कम हो जाएगा। समझ आ गई? जी सर। ये हो गया सेल्यूट पोटेंशियल। नंबर 3 पे है प्रेशर जनरेटेड व्हेन वाटर एंटर एन इन्फ्लेट प्लांट सेल। जब आप पानी को किसी पौधे के सेल में या किसी भी बॉडी में एंटर करते हैं, तो पानी उस बॉडी की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, यह कहलाता है प्रेशर पोटेंशियल। अभी सिर्फ इन 3 लाइनों पे फोकस करें, वाटर पोटेंशियल, सेल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। समझ आई इन 3 बातों की? अब कोई थोड़ा सा आइडिया हो गया? जी सर। जी अब सर। अब सुने, सर अब जी जी। सर ये जो है स्लूट पोटेंशियल, सर इसकी मुझे समझ नहीं आती कि ये जितने ज्यादा स्लूट जनरेट करते जाएंगे तो उसकी लोअर होती जाएगी स्लूट पोटेंशियल। सेल्यूट पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा। सर इधर जो लिखा हुआ है इधर मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, जी लाइन में मोर स्लूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट लोअर इज द स्लूट पोटेंशियल। देखिए ना, एक मिनट, देखिए ना, लोअर मोर, देखिए ना, लोअर मोर नेगेटिव इज दी सेल्यूट पोटेंशियल, मोर नेगेटिव यानी उसकी मनफी में वैल्यू बढ़ती जाएगी, -1, -2, -3, मतलब मोर सेल्यूट पोटेंशियल, मोर। इसका देखे ना, अब आपके पास 100 पानी के मालिक्यूल थे, आपने उसमें एक नमक का मालिक्यूल डाला, तो सेल्यूट की वैल्यू क्या होगी, -1। आपने दो वैल्यू डाले, दो नमक के मालिक, दो कंपाउंड, वो उसके दो सोडियम क्लोराइड डाले, तो मनफी कितनी हो जाएगी, 2। अब समझ आइए, सेल्यूट पोटेंशियल हमेशा पानी का नेगेटिव रहता है, कि उसमें अब पानी के मॉलिक्यूल क्या होना शुरू हो जाएंगे, कम। नमक के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, साल्ट के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, लेकिन वैल्यू मनफी में बढ़ेगी।
ओके सर। सर मतलब जितने सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करते जाएंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी, हाँ, मोर नेगेटिव में नेगेटिव। बढ़ती जाएगी। ओके सर। अब सुने, अब ना ये देखिए आप दोबारा ऊपर, अ, अब देखें, एक तरफ आपने ग्लास में पानी रखा है, उसके अंदर नमक के मालिक्यूल 50 हैं, ठीक है, और एक में, और देखें एक में आपने 100 पानी के मालिक्यूल, 100 देखें, दो ग्लास हैं, दोनों में 100 पानी के मालिक्यूल हैं। एक में आपने नमक रखा है 50 और एक में नमक रखा है आपने 40 या 30 लेने चले, एक में 30 है, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? अब ये आप जवाब दें, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। दोनों में पानी के मालिक्यूल 100 हैं, एक में आपने नमक डाला 50, एक में नमक डाला 30। यस सर। अब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? 30 से 50 वाले में। 30 से एग्जैक्टली 50। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा आपने, 30 से 50 वाले की तरफ। हमेशा पानी कहाँ से कहाँ जाता है? हायर वाटर हायर टू लोअर। पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ। अब इसकी एक और डेफिनेशन भी पढ़िए नीचे, और सैल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगी। ये चीजें इसके बारे में है। और दूसरा, हम जो लेबोरेटरी में पानी यूज करते हैं ना, डिस्टल वाटर, उसमें सिर्फ और सिर्फ H2O होता है और कुछ नहीं होता उसके अंदर। और जो हम ये पानी, नल वाला पानी, बाजार से पानी वगैरह लेके इस्तेमाल करते हैं, इसमें तो 60 सैल्यूट होते हैं। इसलिए हम जो पानी यूज करते हैं नॉर्मल पानी, ये इसका भी, इसमें भी ये भी क्या होगा, ये पानी भी नेगेटिव में होता है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई सैल्यूट मौजूद है। डिस्टिल वाटर को हम आम यूज नहीं कर सकते। अब देखें, किसी भी पानी का जो पोटेंशियल है, वो उसका सैल्यूट और प्रेशर दोनों मिला के बनता है। ये यहां तक आप लोग पूछे अपना कोई पॉइंट। सर जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की, एक्स जी मीडियम। जी जी, उतनी वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी। ओके सर, समझ आ गया। आगे चलते हैं हम लोग, प्लाज्मोलाइसिस एंड प्रेशर पोटेंशियल। ये देखें, प्लाज्मोलाइसिस क्या है? पानी पौधे के अंदर एंटर किया, पहली बात तो ये है, तो वो पानी जाएगा प्लांट के अंदर, वो जाके उसमें किस चीज को पैदा करेगा? टर्गर प्रेशर को, प्लांट टर्जिड हो जाएगा। अब आपने क्या किया, उसमें से पानी को निकाल दिया, अंदर से जो वैक्यूल होगा वो श्रिंक करेगा, पिचकेगा, साइटोप्लाज्म पिचकेगा, पूरा सेल पिचक जाएगा। जब उसमें क्या हो जाएगी, पानी वहां से आउट हो जाएगा, हम कहेंगे पौधे के अंदर प्लाज्मोलाइसिस हो गई है एक्सोऑस्मोसिस की वजह से, और प्लांट सेल कहलाएगा प्लाज्मोलाइज्ड। अब आपने दोबारा उस पानी को किस में रखा? डिस्टल वाटर में, जिसका वाटर पोटेंशियल क्या होता है? मैक्सिमम, और ये होता है 0 के बराबर। ठीक है, तो पानी कहाँ जाएगा? सेल के अंदर जाएगा, सेल दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? डी प्लाज्मोलाइसिस, या वो सेल क्या कहलाएगा? भाई डी प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, इसको पानी दोबारा मिल गया वापस। और वो पॉइंट जिस पे किसी भी सेल में प्लाज्मोलाइसिस होने वाली है, उस पॉइंट को कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, और उसके बाद वो क्या हो जाता है? प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, फिर पानी निकल गया उसमें से। यहां तक पूछे अपना पॉइंट। बात पल्ले पड़ी आप लोगों के? जी सर। जी सर। नीचे, if plasmolysed cell is placed in distal water, the one having higher water potential than the content of cell, the water enter the cell by endosmosis, volume of protoplast increase and begin to exert pressure
तो ये क्या होगा, प्रेशर पोटेंशियल, और जिसकी वजह से प्लांट में क्या पैदा होता है, टर्गर प्रेशर। पढ़े इन दोनों पैराग्राफ को, इसमें से पॉइंट पूछिए अपना। एसेंट ऑफ सैप से पहले तक सर आज इतना काफी नहीं है? नहीं, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो इसे फिर इस, क्योंकि मैंने कल से उसको स्टार्ट करना है सेकेंड ईयर को, जो अगले 10 दिन में ख़त्म करना है। सेकेंड ईयर में बायो का पोर्शन, बॉटनी से बहुत थोड़ा पोर्शन है, वो जल्दी कवर हो जाएगा, फिर हम प्रॉपर बीएससी की तरफ आ जाएंगे। ये आगे बिल्कुल आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। एक ये जाइलम ट्रांसपोर्ट है, दूसरा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है, दो ही टॉपिक है। जाइलम वाला तो फिर भी हमने उस दिन थोड़ा आगे जो ट्रांसपरेशन तो हमने पढ़ ली थी, उसको हम सरसी से टच करते हैं। आगे बस मैंने आप लोगों के, अब ये कितने 10:15 हो गए हैं, 20 से 25 मिनट है आगे वाले पोर्शन के, ये अभी हमारा हो जाएगा। अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? हेलो, नहीं सर, नहीं। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ और इन दो टॉपिक की वीडियो अलग अलग बना के अपलोड कर देता हूँ, फिर वो देख लीजिएगा। सर एसेंट ऑफ सैप कर लेते हैं फिर उसके बाद। एसेंट ऑफ सैप में ये वही है, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, जिसे जाइलम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, पीछे फाइलम रह जाएगी फ्लोएम वाली। चलें, आप लोग ना यहाँ तक देखो, वाटर पोटेंशियल तक, इसकी फिर मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। आप लोग अपना वो हल कर लें, फिर टेस्ट अपना उसकी की भेजता हूँ, ये फिर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा इसकी डिटेल से। चलें, इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। एसेंट ऑफ सैप से फिर मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, वो गौर से देख लीजिएगा आप लोग। चलें, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। इसकी फिर मैं वीडियो लिंक आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करता हूँ। चलें, अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।